हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकॉनमी पीटी 365। तो ये कल की ही लेक्चर है जो कि मैं अपलोड करी थी, वो पार्ट नंबर 14। आप लोग में से कई लोग देख चुके हो। तो इसमें ये मिस्टेक हो गई मेरे से कि स्टार्टिंग के 18 यहाँ पे आपकी जो मिनट्स है उसमें कोई वॉइस नहीं था। और मैं कल अपलोड की हूँ और मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं था कि मैं आपके कमेंट पढूँ और अपनी लेसन सुनूँ। तो आज मैं अभी दोपहर में देखी, तब मुझे आपके कमेंट से पता चला और फिर मैं लेसन सुनी, तो उसमें कोई भी वॉइस नहीं थी। 18 मिनट्स तक कोई भी वॉइस नहीं थी। अगर कल ऐसा होता तो मैं कल ही वो वीडियो डिलीट कर देती और उसके बाद मैं दोबारा अब तक मैं अपलोड कर चुकी रहती। लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी अपने काम में, तो मैं नहीं देख पाई। तो मुझे आज पता चला, तो थोड़ी लेट हो गई और आप लोग काफ़ी लोग परेशान भी हो गए इस वजह से। ओके, तो उसके लिए सॉरी। और क्या ही कर सकती हूँ मैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन हाफ वीडियो में यहाँ पे आपको वॉइस नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन 18 मिनट्स के बाद से वॉइस में कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो जिस किसी ने आगे की टॉपिक देख ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं इसको फिर से यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग दिक्कत मत कीजिएगा, आप लोग फिर से इसको सुन लीजिएगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि कौन सी टॉपिक यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो हम लोग को टेलीकॉम सेक्टर से देखनी थी। तो टेलीकॉम सेक्टर से आज भी स्टार्ट करूँगी और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सेम ऐसे ही चलेगा। और मैं यहाँ पे जो है ये रेलवे तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको फिर से मैं यहाँ तक कंप्लीट कर सकूँ। और आप लोग देख सकते हो कि ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है, एक और लेसन आएगा जिसमें कि मैं पूरी टॉपिक को कंप्लीट कर दूँगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इसे जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए, तो अब ये कंप्लीट होने के लिए है। तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछी थी, वो भी मैं इकोनॉमिक सेकंड वाले 12 वाले लेसन से। तो फर्स्ट है कि इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च करी थी मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल को। उसके बाद आपको बताना था कि ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, इसका एम क्या है। और थर्ड है कि लैंड पूलिंग से आप लोग क्या समझते हो। तो ये 3 क्वेश्चन मैं पूछी थी, आइए इसकी आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो WIMIEWS जो पोर्टल है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये जो पोर्टल बनाया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाई गई है। सेकंड चीज़ है कि फार्मर प्रोड्यूसिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अल्टीमेटली फार्मर्स को ही किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे फ़ायदा हो, उसके लिए इस तरीके का आपका बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें फार्मर्स ही है जिनको बेटर कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिया जाएगा कि वो अच्छे तरीके से जितनी भी इनपुट होती है, चाहे वो सीड्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो इरीगेशन फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी भी तरीके की अगर उनको कोई भी इनपुट चाहिए तो वो अच्छे तरीके से यहाँ पे बेटर एक्सेस कर सके। साथ ही सॉरी, उनको टेक्नोलॉजी का भी अच्छा एक्सेस मिल सके, उनको क्रेडिट भी मिल सके। समटाइम्स उनको जो है लोन वगैरह लेना होता है, कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट लेनी होती है, तो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ आराम से पहुंचाया जा सके। बेटर मार्केटिंग एक्सेस हो, उनका सिर्फ प्रोडक्शन करना ही अल्टीमेट यहाँ पे उनका काम नहीं होता है। फार्मर्स का क्या है कि वो जो है फसल को जोतते हैं, फसल को काटते हैं, उसके बाद फसल का जो है सही मार्केट तक पहुँचाना उनका काम होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हो सके, उसके लिए यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे बनाई गई है। लैंड पूलिंग की बात करें तो लैंड पूलिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लैंड लीजिंग। लैंड पूलिंग में क्या होता है कि एक लैंड एक्विजिशन का ही एक स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे जो प्राइवेट लैंड के जो ओनरशिप होते हैं ना, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने लैंड को किसी भी अपॉइंटेड एजेंसी को। जैसे कि मेरी ज़मीन है, तो मैं अभी चाहती हूँ कि मैं ये मेरी ज़मीन, अब ये प्राइवेटली मेरी ज़मीन थी, लेकिन अब मुझे ये ज़मीन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि एक एजेंसी को अपॉइंट करूँगी और उसको मैं अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये होता है कि लैंड पूलिंग हो गई, अब वो उनकी ज़मीन हो गई, मेरी नहीं है ये प्राइवेट लैंड। लेकिन लैंड लीज़ में क्या होता है कि आप लोग कुछ समय के लिए, चाहे वो 5 महीने हो, 5 साल हो या 50 साल हो, आप लोग किसी को भी जो है, किसी को क्या, आप लोग टेनेंट फार्मर्स को या फिर कल्टिवेटर्स को आप लोग दे देते हो, जिससे कि वो वहाँ पे अपना फार्मिंग का काम कर सके, जोत सके और काम में ला सके। उस लैंड को काम में लाने के लिए आप लोग देते हो, तो और किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हो, तब उसको हम लोग लैंड लीजिंग कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लैंड पूलिंग एंड लैंड लीजिंग, आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं यहाँ पे इकॉनमी पार्ट 13 से कुछ क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चन मैं फिर से इंक्लूड करी हूँ, धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज़ करूँगी जैसा कि आपका डिमांड था। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। पहली है कि 28 जो लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, ये बताना है। आप लोग इसमें एडिशन भी ये बता सकते हो कि कितने साल के ड्यूरेशंस में जो है इंटरवल में इस तरीके के सेंसस को, यहाँ पे आपका लाइव स्टॉक सेंसस कितने साल के बीच में होता है। सेकंड है कि यहाँ पे आपको बताने कि इंडिया जो इंपोर्ट करती है बहुत सारी एडिबल ऑयल, तो हम लोग मेजरली 2 कंट्री से करते हैं, वो 2 कंट्री का नाम बता दीजिए। और उसके साथ साथ आप बताइए कि हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या पोजीशन है एडिबल ऑयल को कंज्यूम करने में। थर्ड है कि यहाँ पे सूत्र पिक इंडिया प्रोग्राम, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। फोर्थ है कि एज़ पर द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया की पोजीशन क्या है
वो भी स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील में, कच्चे स्टील को जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हमारी जो इंडिया की रैंकिंग है वो क्या है, ये आपको बतानी है। तो ये 4 बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी आंसर देने में। अब आइए हम लोग टॉपिक पे वापस चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर में भी जो सबसे पहली आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स में। काफ़ी सालों से आप लोग देख रहे हो ना कि टेलीकॉम सेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा घाटा में चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे रिलेटेड एक और न्यू वर्ड यहाँ पे निकल कर आई है, जिसको आपको पता चलेगा और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये समझिए कि अभी हुआ क्या है, टेलीकॉम सेक्टर जो इंडिया में है वो बहुत सारा फिनेंशियल डिस्ट्रेस फेस कर रही है, कि उनको पैसे की क्रंचेस हो चुकी है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, यानी कि हम लोग जो है इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि वर्ल्ड में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ सब्सक्राइबर बेस आप देखोगे तो 118 मिलियन है, जिसमें कि मोबाइल टेलीफोन कनेक्शंस कितनी है, तो सॉरी मैं 100 बोल रही हूँ, 1189 मिलियन है। और जिसमें से कि अगर मोबाइल टेलीफोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शंस देखूँ तो ये 1168 मिलियन है। और लैंडलाइन अगर टेलीफोन कनेक्शंस देखूँ तो ये 20 मिलियन है। लैंडलाइन आज के डेट में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, मुझे लगता है किसी किसी के ही घर में होगा। आप लोग में से किसके घर में है ये बता सकते हैं आप लोग। और बहुत ही कम होता है। पहले क्या था कि लैंडलाइन टेलीफोन में ही हम लोग बात किया करते थे, लेकिन आज के डेट में मोबाइल फ़ोन आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा, जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है कि नहीं। तो ये भी बात है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ जो है टेलीफोन, हमारे यहाँ क्या, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसा कहीं नहीं होगा कि मोबाइल फ़ोन जो है उसका कम यूज़ होता हो और लैंडलाइन टेलीफोन की ज़्यादा यूज़ होती हो। अगर ऐसी कोई और कंट्री है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। साथ ही जो ओवरऑल टेली डेंसिटी अगर हम लोग अपनी कंट्री में देखें तो 90% तक का है। वहीं अगर रूरल टेली डेंसिटी देखें तो ये 57% है, और अर्बन टेली डेंसिटी आप देखोगे तो 60% है। टेली डेंसिटी कहने का मतलब है कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं और लोगों के हिसाब से, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोग उस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि मोबाइल फ़ोन नहीं कहूँगी मैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन ही कहूँगी, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, लैंडलाइन भी हो सकता है। तो एक एरिया में नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोग इस तरीके के टेलीकॉम कम्युनिकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कह रहे हैं टेली डेंसिटी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये सारी अचीवमेंट के बावजूद हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फिनेंशियल डिस्ट्रेस फेस कर रही है। और अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो कुछ और ही सिचुएशन से यहाँ पे दिखा रही है। बात क्या हुआ था कि आप लोग देख सकते हो कि डिस्प्यूट हुआ है, और डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हुआ है। सबसे पहले जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम कंपनीज़ के बीच में, यानी कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ को चलाती है और जो कंपनीज़ जो है उसके बीच में यहाँ पे आपका जो है एक डिस्प्यूट हो गया है। और ये किस लिए हुआ है, ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में हुआ है, इसको लेकर हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पहले बात समझ लीजिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है जो जजमेंट दी है वो गवर्नमेंट के फेवर में दी है। ये इट मीन्स कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के फेवर में जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चला गया। उनका कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर को जो है ना यहाँ पे एडिशनल जो ड्यूज़ है, उनका जो बकाया है वो यहाँ पे पे करना होगा। और वो कितना है, तो 1.3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इतनी ह्यूज अमाउंट को टेलीकॉम कंपनीज़ को पे करना होगा, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को। तो ये तो पूरा एक स्टोरी था। अब यहाँ पे जो कमेटी इसको बैठाई गई थी वो राजीव गौबा की कमेटी है, जो कि यहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर से स्ट्रगल कर रही है उसको हेल्प करने के लिए इसको बैठाया गया था। क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस किया जा रहा है, पहले ये भी देख लेते हैं हम लोग कि आज के डेट में हमारी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर्स जो है बहुत तरीके का चैलेंजेस फेस कर रही है। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहला तो है टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोई एयरटेल ले लो या फिर आप लोग वोडाफोन ले लो, जिसमें कि टैरिफ आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब से जियो मार्केट में आई है तब से जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर्स है वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई है। थोड़ी सी क्या, मैं तो ह्यूज अनबैलेंस कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। बहुत सारी कंपनीज तो बंद ही हो गई, जैसे हज थी, आइडिया तो मर्ज हो गई है, और एयरसेल है, ये सारी बहुत सारी कंपनीज है जो कि ऑलरेडी बंद हो चुकी है। और लो लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि ये लोग ज़्यादा तरीके से खर्च भी नहीं कर पाते हैं। लार्ज एक्यूमुलेटेड डेट है, इतना ज़्यादा इनको ह्यूज डेट हो चुका है, इतना ज़्यादा ये लोग जो है कर्ज में जा चुके हैं। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी है, स्पेक्ट्रम भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, इन लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। हाई रेगुलेटरी ड्यूज़ है, यानी कि रेगुलेट करने के लिए इतना ज़्यादा ये लोग कर्जे में चले गए। साथ ही साथ टैक्सेस का तो क्या कहना, इतना ज़्यादा टैक्सेस लगाया जा रहा है। तो हर तरीके से आप लोग देखोगे, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो, हर तरीके से टेलीकॉम सेक्टर्स जो है ना आज के डेट में पिस गई है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई है एजीआर को लेकर, और डिस्प्यूट भी आज के डेट में इसी को लेकर चल रहा है। तो इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, एजीआर किसको कहते हैं, तो ये जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि इनके डिसीजंस के तहत क्या है कि
कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ है ना उनको अब यहाँ पे करना होगा, यानी कि यहाँ पे 1.47 लाख करोड़ ऑफ AGR पे करना होगा, वो भी 24 जनवरी तक। तो ये पहले की न्यूज़ है, तब तक ये आ चुका था कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऐसा कह रही है टेलीकॉम कंपनी को कि उनको इतना जो है पे करना होगा। टेलीकॉम सेक्टर्स जो है वो लिबरलाइज कर दिए गए थे, वो भी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1944 के तहत। उसके अंदर जो भी लाइसेंस था, यानी कि जो इस कंपनीज़ को लाइसेंस इशू किया जाता था ना, वो इन रिटर्न जो है फिक्स लाइसेंस फ़ी उनको देना होता था। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे कोई भी कंपनीज़ है वो टेलीकॉम कंपनीज़ चलाने के लिए उनको लाइसेंस तो लेना होगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से वो लाइसेंस लेते थे और लाइसेंस लेने का उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट भी देना होता था। तो ये तो लाइसेंस की फ़ी हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रिलीफ भी दिया जाता था, स्टीप फिक्स्ड जो यहाँ पे लाइसेंस फ़ी है उससे कुछ रिलीफ भी दिया जाता था। लेकिन 1999 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक ऑप्शन था कि वो यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग फ़ी मॉडल भी लेकर आएगी। तो 5 साल यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे 1994 के बाद से जो है 1999 में एक गवर्नमेंट ने कैप लगा दी और उनका एक कहना था कि हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू शेयर फ़ी मॉडल लेकर आ रहे हैं, जिसके थ्रू जो है उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम है, टेलीकॉम कंपनीज़ की जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रही है ना, उनको भी शेयरिंग के तहत जो है गवर्नमेंट उसको भी लेना चाह रही थी। तो इसके अंदर क्या था कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है ना, उनको यहाँ पे ज़रूरत था कि वो तो यहाँ पे लाइसेंस फ़ी तो पे करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रम चार्जेस है वो यहाँ पे रेवेन्यू शेयर के फॉर्म में सेंटर्स में लगाया जा रहा था, वो भी यहाँ पे आप गवर्नमेंट को चाहिए। तो रेवेन्यू अमाउंट जो है ना उसको इस तरीके से रेवेन्यू शेयर के तर्ज पे जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करते थे और टोटल चीज़ उनका AGR में ही कैलकुलेट होता था, यानी कि एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू के अंदर वो इसको यहाँ पे उसको कैलकुलेट करते थे। गवर्नमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करती थी कि इसमें वो लाइसेंस फ़ी भी आएगी, साथ ही साथ इसमें क्या आएगा कि उनका जो एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, कहने का मतलब है कि रेवेन्यू शेयरिंग भी करके वो लेंगे। यानी कि अगर हम लोग DOT के तहत देखें तो जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे सारे रेवेन्यू जो कि अर्न किए जा रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के द्वारा, इसमें आपका नॉन टेलीकॉम सोर्सेज भी है, जैसे कि डिपॉजिट इंटरेस्ट है, यानी कि कहीं भी डिपॉजिट है तो उससे इंटरेस्ट कंपनी कमाती है, या फिर अपने एसेट को बेच के भी कंपनी पैसा कमाती है। तो इस तरीके से कंपनी के पास अगर किसी भी तरीके का पैसा आ रहा है ना, तो उसका भी जो है रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे जो है ना यहाँ पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को चाहिए। तो यहाँ पे AGR में जो DOT कह रही है वो ये कह रही है कि लाइसेंस फ़ी भी चाहिए, साथ ही साथ जो नॉन यहाँ पे टेलीकॉम सोर्सेज है उनसे जो उनको पैसा आ रहा है वो भी उनका जो है शेयरिंग उनको कुछ चाहिए। तो ये बात था। लेकिन अगर हम लोग टेलीकॉम कंपनीज़ की तरफ से देखें कि वो क्या कह रही है, तो टेलीकॉम कंपनीज़ का कहना है कि वो AGR में जो है ना सिर्फ वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है टेलीकॉम सर्विस से, सिर्फ उसी से रेवेन्यू जो जनरेट हो रही है उसी से वो वापस से पैसा देंगे। बाकी उनका जो नॉन सोर्सेज जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट आ रहा है या फिर किसी एसेट को सेल करके उनका जो यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है या फिर मनी आ रही है, उससे वो किसी भी तरीके का जो है शेयरिंग नहीं करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। समझने की कोशिश कीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या चाह रही थी कि वो लाइसेंस फ़ी तो जो है वो यहाँ पे वो सबमिट करें, लाइसेंस फ़ी जो भी जितना भी अमाउंट है वो तो उनको देना ही होगा। साथ ही साथ नॉन सोर्सेज से भी जो भी तरीके का पैसे आ रही है टेलीकॉम कंपनीज़ के पास, उसका भी कुछ शेयरिंग जो है ना यहाँ पे चाहती थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज़ क्या चाहती है कि वो बस लाइसेंस फ़ी देगी और जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ सर्विस से वही बस इसको दिया जाएगा और बाकी और कुछ नहीं दिया जाएगा। यानी कि नॉन सोर्सेज जो वो यहाँ पे पैसे कमा रही है उसका कोई भी शेयरिंग जो है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ शेयर नहीं करना चाह रही थी। ओके, तो इस तरीके का डिस्प्यूट हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके का डिस्प्यूट हो गया तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो ऑर्डर दी है वो किसके फेवर में, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि सरकार के फेवर में। और इतना ह्यूज अमाउंट का यहाँ पे AGR लगा दिया गया है। कहने का मतलब है कि आप लोग देख सकते हो कि 1.3747 जो 1.3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे जो एडिशनल ड्यूज़ पे करना है। तो इतना आप लोग समझ सकते हो कि आज की डेट में तो इतना कंपनीज कमा भी नहीं रही होगी तो इतना वो कैसे पे करेगी, और कमा भी रही होगी तो इतना ही पे कर देगी, तो उनके पास क्या रहेगा, बहुत ही ह्यूज लॉस होने वाला है अब और भी टेलीकॉम कंपनीज़ को। ओके, अब इसी के साथ देख लेते हैं और भी टर्म्स है, जैसे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, बहुत अच्छी मिशन ये आई थी। इसका विज़न यही था कि एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ करना है। हमारे कंट्री में डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, लोगों को जो है ना डिजिटल कम्युनिकेट करने में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाई जा रही है, डिजिटल डिवाइड के बीच में जो भी यहाँ पे ब्रिज है उसको यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है, और डिजिटल एम्पावरमेंट और जो इंक्लूजन है उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। डिजिटल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो डिजिटली तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करें, यानी कि उनके पास भी इस तरीके का मोबाइल हो, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस अवेल करें। तो ये सारी चीज़ों को कहते हैं हम लोग डिजिटल इंक्लूजन। साथ ही साथ यहाँ पे अफोर्डेबल और यूनिवर्सल
एक्सेस होना चाहिए ब्रॉडबैंड को। ब्रॉडबैंड भी एक तरीके का इंटरनेट सर्विस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरीके का यहाँ पे आपका मिशन जो ये रखा गया था इसमें था यूनिवर्सल, यानी कि सारे लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो, हर एक तरीके के लोगों को जो है वो यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सके और अफोर्डेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सस्ते रेट में होना चाहिए, इतना भी महंगा मत कर दीजिए कि आप जो है कोई कुछ ही लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मिशन में ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे कि ये किसका पार्ट है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो 2018 में आई थी उसी की ये पार्ट है। अगर इस मिशन के ऑब्जेक्टिव देखें तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जो किया गया है वो 3 प्रिंसिपल पे किया गया है। कौन कौन से वो 3 प्रिंसिपल हैं? सबसे पहला है कि यूनिवर्सलिटी, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिस पे इस तरीके का ब्रॉडबैंड आपका कनेक्शंस लाना है जिससे कि हर एक लोग इसको इस्तेमाल कर सके। अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि ऐसा रेट हो, रिजनेबल रेट हो जिससे कि हर एक लोग जो है इसको परचेज कर सके। और क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके का नहीं कि नेट ओपन किए कुछ भी सर्व कर रहे हैं तो वो आपका वेटिंग और जो सर्चिंग लिखाते रहे। तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, एकदम से अच्छी क्वालिटी की आपको नेट प्रोवाइड करना है। ब्रॉडबैंड एक्सेस जो यहाँ पे दिया जा रहा है सारे विलेजेस को वो 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए। और यहाँ पे एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स भी डेवलप किया जा रहा है जिसके थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन का जो अवेलेबल है उसको मेजर किया जाएगा, यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी अवेलेबल है उसको देखा जाएगा और पॉलिसी इकोसिस्टम को भी देखा जाएगा हर एक स्टेट में और यूटी में। यहाँ पे एक डिजिटल फाइबर मैप भी बनाया जा रहा है जिसके थ्रू ये देखा जाएगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में कैसा है। ओके, उसके बाद है के फोन है क्या, ये तो सबसे पहले याद रखिए कि ये केरल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है और वो यहाँ पे क्या कर रही है, बहुत ही शानदार काम कर रही है। कहने का मतलब है कि फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस दिया जा रहा है वो भी 20 लाख BPL फैमिलीज़ को। तो बहुत ही उमदा है, बहुत ही सुपर, मैं इसको इस तरीके की जो योजना होती है, स्कीम होती है, बहुत ही सुपर डुपर हिट वाली होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग समझ सकते हो कि BPL फैमिली को अगर इस तरीके का 20 लाख BPL फैमिली कम नहीं होते, अगर 20 लाख BPL फैमिली को अगर इस तरीके का आप हाई स्पीड इंटरनेट दे दोगे कनेक्शन, वो भी फ्री में, तो कितना ज़्यादा इसका यूटिलाइज हो सकता है। देखिए हर एक चीज़ का यूज़ मिसयूज़ तो अपनी जगह है, लेकिन मिसयूज़ को साइड रखें, अगर पॉजिटिव वे में आप लोग सोच के अगर किसी भी चीज़ को लेते हो तो उसका रिजल्ट भी और आउटकम्स भी ना मेजोरिटी आपका पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव इस तरीके का काम कीजिए कि यहाँ पे आपका फ्री हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होगा। क्योंकि BPL फैमिली वाले लोग जो है ना इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आज की डेट में आपको पता है कि सारी सुख सुविधा, सारी जो नॉलेज है वो इंटरनेट में है। हम लोग लॉकडाउन है, आज की डेट में सारी कुछ हम लोग को कैसे कुछ सारी चीज़ें पता चल रही है, ना हम लोग किसी से मिल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे, बस हम लोग अपने दोस्तों से, अपने यार से, अपने रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं जो कि हमारे इस तरीके से इंटरनेट की कनेक्टिविटी है जिसके कारण हम लोग कर पा रहे हैं। चाहे आप लोग वीडियो कॉल कर पाओ या फिर वॉइस कॉल कर पा रहे हो, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पा रहे हो या फिर कोई और भी ऐप इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो ये सारी इंटरनेट की वजह से है। आप लोग सारे नॉलेज ले पा रहे हो, न्यूज़ ले पा रहे हो, आप लोग घर बैठ के जो है मेरी लेक्चर पढ़ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो इस तरीके से आप लोग और भी लेसन देख सकते हो, आप लोग न्यूज़ देख रहे हो, सब कुछ आप लोग कर पा रहे हो। तो कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास इंटरनेट है तो आप लोग इस सारे फैसिलिटीज़ को अवेल कर पा रहे हो, है कि नहीं? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लोग इसका बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या किया जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है यानी कि यहाँ पे आपका तार बिछाकर पूरी तरीके से एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जा रही है, यानी कि हर एक घर घर तक कनेक्टिविटी होगी, कहीं भी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, कहीं भी कोई भी एरिया छूटने का इसमें चांस नहीं होता है। पता होता है सरकार को कि कहाँ तक यहाँ पे कनेक्टिविटी जा रहा है और नेटवर्क बहुत अच्छा हाई स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी ये आपकी मैं कहूँगी कि योजना है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है DCC अप्रूव स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्लान। तो ये है क्या? ये एक ऑक्शन प्लान है, कहने का मतलब है कि ये एक नीलामी प्लान है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है जो कि ये डिसाइड करी है कि वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करेगी जो भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, ट्राई के द्वारा दिया गया है, वो भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए। तो इसको आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ऑक्शन किया जा रहा है, यानी कि 8300 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ स्पेक्ट्रम को जो है ना यहाँ पे आपका ऑक्शन किया जाएगा। वो भी रिजर्व प्राइस कितना रखा गया है, तो 5.23 ट्रिलियन का रखा गया। टोटल अगर हम लोग स्पेक्ट्रम अवेलेबल देखें तो 6000 जो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ है वो अवेलेबल होगा 5G के लिए। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सारे जितने भी स्पेक्ट्रम है उसको BSNL और रेलवे के लिए रखेगी। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ है ना उसमें ये डाउट हो रहा है कि क्या इसका हेल्दी सेल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि ह्यूज यहाँ पे आपका जो है रिजर्व प्राइस रखा गया है। एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता क्या है? ऑक्शन मीन्स नीलामी होता है, एक प्राइस रख के आप लोग जो है उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना ऑक्शन सिस्टम को इस्तेमाल करती है अपने
राइट्स को सेल करने के लिए और ट्रांजिस्ट करती है सिग्नल को, वो भी स्पेसिफिक बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो बस एक नीलामी का प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डीसीसी के बारे में पता होना चाहिए, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, यानी कि यहाँ पे डिसीजंस दिया जाता है, उसी की तर्ज पे ये डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो क्या क्या किस किस चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो भी पॉलिसीज़ है उसको ये फ्रेम करती है और ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के द्वारा ही किया जाता है। फिर यहाँ पे बजट प्रिपेयर करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वो भी हर एक फिनेंशियल ईयर के लिए, और इसको फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जितनी भी होती है, सारे मैटर्स जो भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये 3 मेन रिस्पॉन्सिबल एरिया है जहाँ पे ये डीसीसी जो है काम करती है, और ये यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल भी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसके बारे में भी देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार न्यूज़ है, और वो है यहाँ पे एचएस कोड। कहने का मतलब है कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम इसको बोलते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि खादी जो है उसको एलोकेट किया गया है कि एक सेपरेट उसका हार्मोनाइज सिस्टम कोड होना चाहिए, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये जो एक अलग से जो एचएस कोड का जो यहाँ पे आपका कमी है, वो यहाँ पे खादी को हिंटर कर रही है कि वो अपनी फुड पोटेंशियल्स नहीं ले पा रही है, क्योंकि खादी आज के डेट में आप लोग को ये पता है कि खादी बहुत ही अच्छी एक ब्रांड है जिसमें कि एचएस कोड का ज़रूरत है, लेकिन एचएस कोड इसको मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण ये फुल पोटेंशियल्स नहीं ले पा रही है और एक्सपोर्ट करने में भी इसको डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो अब समझते हैं कि ये फंडा क्या है, एचएस कोड होता क्या है। सबसे पहले है कि हार्मोनाइज सिस्टम है, ये आपका 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड है जो कि ये डेवलप किया गया है WCO के द्वारा। इट मीन्स कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये 6 आइडेंटिफिकेशन कोड दिया गया है, 6 डिजिट कोड है ये जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को अलाउ करती है कि वो अपने ट्रेडेड गुड्स को ये क्लासीफाई करे, वो भी कॉमन बेसिस में कि कस्टम पर्पज़ के लिए, यानी कि कस्टम पर्पज़ के लिए वो इनको क्वालिफाई करती है। कस्टम क्लियरेंस होना चाहिए, जैसे कि एक पोर्ट से दूसरे कंट्रीज़ में जब जाती है तो पोर्ट में क्या होता है ना कि बंदरगाह में ये क्लियरेंस होती है कि चलो ये सामान सही है, ये सामान में आपका इस तरीके का एचएस कोड है, तो कहने का मतलब है कि ये सामान जो है ऑथेंटिकेटेड है, सरकार के द्वारा इसको टेस्ट करके जो है आपका पास किया गया। तो इसमें कोई भी तरीके का आपको घोटाला, लोचा और किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ वाली बातें नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही जो कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कोड को यूज़ करती है जिससे कि हर एक कमोडिटी को वो क्लियर कर सके कि चलो वो इंटर कर सकती है, अपने कंट्री में भी इंटर कर सकती है, साथ ही साथ हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में भी इसको भेज सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इसमें हो सकता है पॉसिबल। तो इसको करने के लिए ये एचएस कोड प्रोवाइड की जाती है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये 8 डिजिट इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड है जो कि एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग पे ही बेस्ड है। तो हमारे यहाँ 8 डिजिट की है, लेकिन जो WCO प्रोवाइड करती है वो 6 डिजिट की है, ये आप ध्यान रखिएगा। WCO के भी बारे में देख लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट आपकी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका मिशन है कि इन्हांस करना है, यानी कि यहाँ पे जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए और इफिशिएंसी होनी चाहिए। कुछ और रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। नो इम्पोर्ट इन अदर कैटेगरी विदाउट HSN कोड, यानी कि HSN कोड के बिना जो यहाँ पे आपका कोई अदर कैटेगरी में होता है तो उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हर एक ट्रेडेड प्रोडक्ट जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है HSN कोड में। इट मीन्स कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड में इसको जो है आपका ट्रेड किया जाता है। इंपोर्ट अगर हम लोग कोई भी सामान करते हैं और वो अदर्स कैटेगरी में होती है और उसमें यहाँ पे HSN कोड नहीं होता है, यानी कि अगर आप लोग जो भी सामान को इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको अदर कैटेगरीज में रखा जाता है जिसमें कि HSN कोड नहीं रहता है। HSN कोड रहता है तो उसको जो है कमोडिटीज़ कैटेगरी में रखा जाता है या फिर कोई और भी जो कैटेगरी है उसमें रखा जाता है, लेकिन जो अदर्स कैटेगरीज होते हैं उसमें HSN कोड के बिना ही वाले जो प्रोडक्ट होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसको जो है ना, और यहाँ पे कुछ और भी टैग दिया जाता है या फिर आपके कैटेगराइज गुड के एक्सेसरीज़ का भी टैग दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो वो हाई ड्यूटी इंपोज करते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट का जिसको कि अदर कैटेगरी में रखा गया है। अगर उसमें HSN कोड नहीं होता है तो हमारे यहाँ इसको इम्पोर्ट करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। वही अगर हम लोग इंपोर्टर्स की बात करें तो वो यहाँ पे जो है अप्रॉक्स आप देखोगे कि मिनिस्ट्री को यहाँ पे अप्रोच करते हैं कि वो HSN कोड को ये ले सके, वो भी 30 डेज़ में, और कहाँ से ले सके तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से। ये जो मेजर्स है ये गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प करेगी कि वो एक्सेस कर सकते हैं और वो ये देख सकते हैं कि उनको अपने कंट्री में क्या इंपोर्ट करनी है, और जीरो टॉलरेंस को जो है ना वो यहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे, वो भी यहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मेजर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो डिटेल रही। इसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ।
के लिए। यानी कि बहुत ज़्यादा इजी होता है किसी भी कंट्री के लिए। किसी भी कंट्री का छोड़िए, हम लोग अपनी कंट्री की बात करते हैं कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को अपने कंट्री में कौन सी प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करानी है। तो जिस प्रोडक्ट में इस तरीके का कोड है, तो इस तरीके का कोड मिलने का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाई की गई है कि एकदम से सही प्रोडक्ट है, कहीं भी नकली प्रोडक्ट नहीं है। तो कहीं पर भी आपको आइडेंटिफिकेशन कोड देखने को मिले, HS कोड देखने को मिले, तो वो सारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब एक और है कि फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे FAO के द्वारा जो है ना, FAO नहीं, FSSAI के द्वारा जो है आपका +F जो लोगो है वो दिया जा रहा है हर एक प्रोडक्ट में। तो +F का लोगो मतलब ये क्या दिखाया जा रहा है, फूड फोर्टिफिकेशन का ये एक मार्क है। कहने का मतलब है कि इस उस प्रोडक्ट में आपको जो है, जहाँ पे भी आप कोई भी लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि पतंजलि का अगर आप मस्टर्ड ऑयल लोगे कच्ची घनी का, तो उसमें आपको +F का जो है ये लोगो देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट दी गई है, कुछ फूड फोर्टिफिकेशन है, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आपका ऐड किया गया, जिससे कि हमारे बॉडी के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, तो इस तरीके का कोड दिया जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग कंट्री इंपोर्ट करते हैं, तो वो देखेंगे चलो पहली ब्रांड जो है वो पतंजलि है, उसमें भी +F है। कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो है इसको पूरी तरीके से एक बताया गया कि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ही ज़्यादा सही है कि नहीं। हमारे सरकार की तरफ से ये पता चलता है। और जो आप लोग देखोगे कि कोई भी खाने की चीज़ खरीद रहे हो, तो उसमें FSSAI का मार्क होता है, इसकी थप्पे होते हैं, इसकी जो है यहाँ पे आपको जो है इसका देखने को मिलेगा, इसकी जो है मार्क होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि चलो हमारे गवर्नमेंट जो है वो इसको बहुत अच्छे से तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट को पहचान मिल रही है कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो है इस प्रोडक्ट के साथ सहमत है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये नकली प्रोडक्ट नहीं है। तो दूसरी कंट्री भी इसको लेने में कभी भी हिचकिचाएगी नहीं। तो वैसे ही हम लोग भी करते हैं कि दूसरी कंट्री से आता है तो उनके अपने खुद का गवर्नमेंट का कुछ खुद का सील होता है, खुद का उनका कुछ पहचान होता है। और सबसे बड़ी बात है HS कोड होती है। तो HS कोड के द्वारा ही हम लोग समझ पाते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट नकली नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छी है, गवर्नमेंट वहाँ पे सर्टिफाई करके भेज रही है, यानी कि गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड है इस तरीके के प्रोडक्ट को लेकर। तो यहाँ पे हम लोग जो उस प्रोडक्ट में ड्यूटी लगाते हैं वो रिजनेबल ड्यूटी लगाते हैं, जो हमारा एक चलते आ रहा है। लेकिन अगर उसको कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है, उनके उस प्रोडक्ट में HS कोड नहीं होता है और उसको हम लोग दूसरे कैटेगरी में रख देते हैं, तो यानी कि डाउटफुल होता है उस तरीके के प्रोडक्ट में। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारी गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को जो है इंपोर्ट नहीं कराती है, वापस से भेज देती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग इंपोर्ट भी कराते हैं, जब भी हमारे कंट्री में अगर उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज है और हमको उसको इंपोर्ट कराना है, तो उसमें क्या करेंगे कि थोड़ी हाई ड्यूटी लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग इतना रिस्क तो नहीं ले सकते ना, कहीं ना कहीं तो हम लोग को भी प्ले करना होगा। तो इसी तरीके से हम लोग भी खेल खेल लेते हैं। तो ये बात सारी फंडे है। लेकिन यहाँ पे अब इंपोर्टर्स को ये अलाउ किया गया है कि वो मिनिस्ट्री के पास जा सकते हैं और उनको HSN जो कोड है ना वो 30 डेज़ में दिया जाएगा, वो भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आप लोग को हर एक चीज़ याद रखना है कि किन के द्वारा दिया जाता है, कितने दिन में दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि यहाँ पे है टेक्निकल टेक्सटाइल। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो कि रिसेंटली अप्रूव किए कि हमारे यहाँ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है इसको सेटअप किया जाएगा। और टोटल आउटले इसमें कितनी दी गई है, तो 1480 करोड़ रुपीज़। अब ये टेक्निकल टेक्सटाइल होती क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल कहने का मतलब है कि वो सारी टेक्सटाइल मटेरियल और जो प्रोडक्ट प्राइमरली यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चर किया जाएगा टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। साथ ही यहाँ पे फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिए और टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए जो भी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ना कि किसी भी डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक लिए। जैसे टेक्सटाइल मटेरियल्स आप लोग देखते हो कि सजाने वजाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो चीज़ों को प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए किया जाएगा। अदर टर्म्स यहाँ पे आपका टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल भी है, फंक्शनल टेक्सटाइल भी है, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल हो गई, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल है, इनविजिबल टेक्सटाइल है, हाईटेक टेक्सटाइल है। तो इतने तरीके के नाम भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इनको यहाँ पे 12 मेजर सेगमेंट्स के साथ यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया है। अब इसके एडवांटेजेस क्यों है, क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करने की कुछ बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडवांटेजेस है इसका ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो आज के डेट में हम लोग को फंक्शन की ज़रूरत है, उससे ये पूरा हो पाएगा। हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, ड्यूरेबिलिटी होगी, लंबे समय तक चलेगी, हाई स्ट्रेंथ है इसमें, लाइट वेट है, वर्सैटिलिटी है इसमें। साथ ही यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, यूज़र फ्रेंडलीनेस है और इको फ्रेंडलीनेस है, लॉजिस्टिक कन्वीनियंस है। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि ओवरऑल जो है हर एक तरीके का यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा। इसलिए इस तरीके की टेक्निकल टेक्सटाइल को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि इसको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं,
साथ ही किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो है उसके कंपोनेंट के जैसा, उसके पार्ट के जैसा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे किसी भी चीज़ों की जो यहाँ पे फंक्शन प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग इन्हांस कर पाएंगे। ये आपका सिंगल कोहेरेंट इंडस्ट्री के लिए नहीं है और ये मार्केट सेगमेंट के लिए नहीं है, जो कि डाइवर्स है और ब्रॉड बेस्ड है। इसकी जो यूजेस आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, यानी कि इसको हम लोग जो है एरोस्पेस से लेकर रेलवे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टेक्सटाइल के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होगा। इंडियन टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 6% जो है वो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी $250 बिलियन का ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट का। तो हमारे यहाँ जो अभी इसकी मैन्युफैक्चर होती है बहुत ही ज़्यादा कम है, 6% ही है, इसलिए इसकी जो यहाँ पे परसेंटेज है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जो पेनिट्रेशन लेवल है, यानी कि टेक्निकल टेक्सटाइल में हम लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़े, तो ये 5 से 10% के बीच में देखने को मिलेगा। जो कि डेवलप कंट्री कितना करती है, तो यहाँ पे जो है 30 से 70%, यानी कि डेवलप कंट्रीज जैसे यूएस, रशिया, ये सब हैं, तो यहाँ पे आप लोग को टेक्निकल टेक्सटाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 30 से 70% देखने को मिलेगा। बट हमारी कंट्री में मात्र यहाँ पे 5 से 10% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे आपका हर एक चीज़ में बताया गया है, जैसे मेडिटेक है और मोबीटेक है, ओएटेक है, तो ये सारी आपका यहाँ पे दी गई है। इतना आप लोग को डिटेल में याद करने का और ना ही इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, बात आप लोग ये समझना है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एक्चुअली है क्या। इस मिशन का एम यही है कि अपनी कंट्री की पोजीशन को और ज़्यादा इन्हांस करना, ग्लोबल लीडर जैसा हम लोग को बनना है, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल में, और हमारी जो डोमेस्टिक यूज़ है उसको भी टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए बढ़ानी है। साथ ही यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट साइज़ अगर हम लोग देखें तो 40 से 50 बिलियन डॉलर तक का होना चाहिए, वो भी 2024 तक का। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो टोटल है 60 बिलियन डॉलर, और आज की डेट में इतनी है, लेकिन हम लोग को इसको बढ़ाना है 40 to 50 बिलियन डॉलर तक। मिशन डायरेक्टरेट देखें तो वो इसको ऑपरेशनल करेंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पे टेक्सटाइल में है वो इसको मिशन डायरेक्टरेट जो है वो इसको यहाँ पे ऑपरेशनल करेंगे। तो ये सारी बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर इस मिशन के बारे में। तो इस मिशन के बारे में भी डायरेक्टली आपसे 2-3 स्टेटमेंट के फॉर्म में यही सारे स्टेटमेंट डाल के आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पे जो इसकी डोमेस्टिक मार्केट साइज़ है वो हम लोग को रीच करनी है 2022 तक, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रख देंगे तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपकी बन जाती है। तो इसको कैसे याद रखना है, 2-3 बार आप लोग रिवाइज करोगे तो आप लोग को एकदम से याद हो जाएगी। अब आते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट shoe.re। तो ये है क्या, सबसे पहले याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाया जाता है। तो ये है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। साथ ही यहाँ पे क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड नेशन है इंडिया में, और IMG रिलायंस है। प्रोजेक्ट SU.RE की बात करें तो इंडियन एपरल इंडस्ट्री लार्जेस्ट कमिटमेंट है कि सस्टेनेबल फैशन को ये यहाँ पे श्योर करेंगे। श्योर कहने का मतलब है कि ये है सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। SU इट मीन्स सस्टेनेबल एंड RE इट मीन्स रिजोल्यूशन। तो सस्टेनेबल रिजोल्यूशंस है जो कि हमारे क्लीन इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करेगी। इसका एम है कि यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 की है उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो टोटल हमारे 17 गोल है, और इसका टारगेट है 2015 से 2013 तक। स्पेशली जो यहाँ पे गोल नंबर 12 है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कंजप्शन एंड प्रोडक्शन का, तो इसको यहाँ पे पूरा करना है। साथ ही यहाँ पे जो हमारी कंज्यूमर की जो नीड है जो बढ़ते जा रही है उसको भी एड्रेस करना है, और प्रीफर करना है कि वो यहाँ पे खरीद सके ब्रांड से जो कि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो, इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, साथ ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी ये बातें इंगेज हो। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि श्योर आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि ये सस्टेनेबल आपका जो है रिजोल्यूशंस के ऊपर है। अब आते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है वो है मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल। तो मैंडेटरी रखा जा रहा है, यानी कि एकदम से आपका सख्त से सख्त कड़ाई है कि इसको जो पैकेजिंग है वो जूट मटेरियल में करना है। तो ये काम जो किया जा रहा है इसका ऑर्डर दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। वो यहाँ पे अकॉर्ड करी है कि ये अप्रूवल होनी चाहिए मैंडेटरी पैकेजिंग का, वो भी फूड ग्रेन्स और शुगर का, वो भी जूट मटेरियल में। तो यहाँ पे 2019-20 में ऐसा बात कहा गया है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी जो किया जा रहा है कि पैकेजिंग नॉर्म्स जो है ना वो मैंडेटरी होनी चाहिए। तो ये एक कानून के द्वारा किया जा रहा है जो कि है जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 की। ये जो जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट है वो यहाँ पे इनैक्ट किया गया था जिससे कि जूट सेक्टर जो होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी यहाँ पे प्लास्टिक पैकेजिंग सेगमेंट, क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा चलता है, और हर एक फैक्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक जगह आपको प्लास्टिक की यूजेस ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेरिजन टू जूट। आप लोग भी यहाँ पे जो है जूट की कंपैरिजन में आप लोग प्लास्टिक को ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे अपने रेगुलर यूज़ में, और सारे लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा चीप है और बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल भी होती है एज़ कम्पेरिजन टू अगर हम लोग जूट का देखें। तो यहाँ पे जूट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का कानून लाया गया था।
इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना वो मैंडेट कर चुकी है कि 100% जो फूड ग्रेन्स है और 20% जो शुगर है ना उसको मैंडेटरी पैकेज करना है, वो भी डाइवर्सिफाइड जूट बैग में। तो ये 100% जो फूड ग्रेन्स है यानी कि जो भोजन का ग्रेन्स है उसको हम लोग को यहाँ पे जो है ना अनाज दाने जो है उनको हम लोग यहाँ पे जूट पैकेजिंग करेंगे, लेकिन जो शुगर है यानी कि उसको यहाँ पे 20% रखा गया है कि उसको यहाँ पे जूट बैग में पैकेज करना है। तो ये आप लोग से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मैं कहूँगी। ये है पश्मीना प्रोडक्ट रिसीव बीआईएस सर्टिफिकेट। तो ये बीआईएस सर्टिफिकेशंस होता क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। रिसेंटली बीआईएस है, इट मीन्स कि ब्यूरो ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है सॉरी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिन्होंने पब्लिश करी है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पे पश्मीना प्रोडक्ट को जो है वो मार्क करने के लिए, लेबल करने के लिए, जिससे कि इनकी जो प्योरिटी है उसको सर्टिफाई किया गया है। बीआईएस सर्टिफिकेशन किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे दिया जाता है। कहने का मतलब इसका यही होता है कि वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा प्योर है, वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोग उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कंज्यूमर उसको बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। तो बीआईएस सर्टिफिकेशन इसको दिया गया है पश्मीना को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें चांगथांगी और पश्मीना गोट, जो कि एक स्पेशल ब्रीड है गोट की यानी कि बकरी की, और ये कहाँ पाई जाती है तो लद्दाख में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना अल्ट्रा फाइन कैश्मीरी वूल भी देखोगे, यानी कि जिसको हम लोग कश्मीरी वूल कहते हैं, तो ये भी पाया जाता है, जो कि ये कहाँ आपका उगता है तो ये थिक होती है थोड़ी और वार्म अंडर कोट होती है, वो भी गोट में। इसको हम लोग पश्मीना कहते हैं। और ये जो टेक्सटाइल है ना ये हैंड स्पन होते हैं, और इसको जो है फर्स्ट वुमेन यहाँ पे बनाया कब गया था, ये आपका वुमेन किया गया था, यानी कि पश्मीना जो सॉल वगैरह होती है वो कश्मीर में बनाई गई थी। जो नोमैडिक पश्मीना हर्डर्स है उसको हम लोग चांगपा कहते हैं। नोमैडिक कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते रहते हैं, मूवमेंट उनका बने रहता है, तो उसको हम लोग जो ये पश्मीना है वो उसको हम लोग चांगपा कहते हैं, जो कि वो हॉस्टाइल और जो टफ टेरेन है चांगथांग का वहाँ पे रहती है। और ये सोलिली डिपेंडेंट है पश्मीना के ऊपर, यानी कि पश्मीना के ऊपर पूरी तरीके से वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है ना वो डिपेंड होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी पश्मीना सॉल का वगैरह यूज़ किए होंगे, आप लोग के घर में भी होगा, आप लोग की मम्मी सिस्टर्स ये सारे लोग भी यूज़ किए होंगे। काफ़ी गर्म करता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो पश्मीना सॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, तो इसलिए यहाँ पे भी इसको जो है बीआईएस सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है पहचान कार्ड फॉर आर्टिशंस, यानी कि आर्टिशंस के लिए भी यहाँ पे कार्ड बनाई जा रही है, जिसको पहचान कार्ड कहा जा रहा है। ये एक इनिशिएटिव है जो कि ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो ली है, और ये काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, जो कि एक आधार लिंक यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, वो भी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो यहाँ पे आपका आर्टिशंस है, हाथ करगा यानी कि हाथों से जो यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है, उनको भी यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड देने की बात की जा रही है। तो ये पहचान कार्ड है जो कि जितने भी हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस है उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस कार्ड में होगा क्या, इनके नाम होंगे, एड्रेस होगा, आधार कार्ड नंबर होगा, इनके मोबाइल नंबर होंगे, और क्राफ्ट प्रैक्टिस यानी कि किस तरीके के ये क्राफ्ट करते, किस तरीके की चीज़ों को हाथों से बनाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे उनके कार्ड में लिखा होगा। तो इतनी सारी डिटेल्स जो है पहचान कार्ड फॉर आर्टिशंस के लिए होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नई तरीके की जो पहचान कार्ड है वो किस कैटेगरी के लिए बनाई जा रही है। तो ऑप्शंस आपका 100 में नहीं दिया रहेगा, लेकिन फिर आपको भी उसमें से एक चीज़ होती है ना कि आपको अभी जैसे आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप लोग ध्यान से 2-3 बार रिवाइज भी कर लोगे तो ओके, लेकिन जब आप क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हो ना तो उस समय क्या होता है ना कि या तो चीज़ें आप भूल जाते हो या तो चीज़ें आपको क्लिक कर जाती है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होता है कि नहीं। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो क्या होता है कि चीज़ें आप लोग को लगता है कि अरे कभी पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, इस तरीके का हमेशा लगते रहेगा, और आप लोग कभी भी कंफर्म नहीं होगे। एक दो अगर आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर देते हो ना तो लास्टली आके 2 ऑप्शन में आप लोग ऐसा अटकोगे कि उसका फाइनल सॉल्यूशन भी आप भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग को यहाँ पे बार बार रिवाइज करते रहो, आप लोग की क्वेश्चंस बार बार आती है कि ये एनफ है करेंट अफेयर्स के लिए। तो ये जो PT 365 है एकदम से एनफ है। अगर आप लोग न्यू हो, मेरी पहले की मंथली मैगजीन की डिस्कशन नहीं सुने हो, तो मैं तो आप लोग को स्पेशली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यहाँ पे इसको 2-3 बार ज़रूर सुन लीजिए। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है जो कि पहले से ही 1 साल से सुनते आ रहे हैं मेरी मंथली मैगजीन्स को, तो मुझे लगता है कि उन लोग का अच्छा खासा यहाँ पे रिवीजन हो रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि सारी मैक्सिमम टॉपिक्स तो हम लोग वही सब रिवाइज कर रहे हैं, वही सब डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग की सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और आप लोग खुद से भी कभी अगर रिवाइज किए होंगे तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से और क्वेश्चंस जितना सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर ही क्वेश्चंस पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है शुगर इंडस्ट्री हमारी। तो इससे क्वेश्चंस बनना तो एक अपने आप में ही समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनने वाले, कहाँ से नहीं बनने वाले। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रिसेंटली अप्रूव की है कि एक बफर स्टॉक बनाया जाएगा, वो भी 4 मिलियन टन ऑफ शुगर का। शुगर जो है आप देखोगे इंडिया में एक हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर के, जिसमें कि ट्रेडिशनल केन शुगर स्वीटनर भी है, खांडसारी भी है, गुड़ भी है, जो कि इक्विवेलेंट हमारे फॉलोड किए जाते हैं ब्राज़ील, यानी कि हम लोग सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से इसके बाद ब्राज़ील है।
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दो डिस्टिंक्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन होती है शुगर केन कल्टिवेशंस की। सबसे पहला है कि शुगर केन जो कल्टिवेट होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी होती है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी होती है। तो अब आगे देखते हैं और यहाँ पर डिटेल में देखते हैं ट्रॉपिकल शुगर केन अगर रीजन की बात करें तो किस किस स्टेट में ये ट्रॉपिकल वाली आती है। देखिए हमारी जो यहाँ पे आप लोग को इंडिया की जो मैप देखने को मिलेगी 20 से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो इसके अगल बगल जितनी भी स्टेट है वो 8 स्टेट में जो है वो आपकी जो है ट्रॉपिकल शुगर केन होती है। जैसे आप लोग देख सकते हो अगल बगल वाले स्टेट में भी आपका ट्रॉपिकल एरिया ही है तो वहाँ पे भी शुगर केन का कल्टिवेशन होता है। जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी और केरल है। उसके बाद अगर आप लोग सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में देखोगे तो 55% जो यहाँ पे आपका टोटल केन एरिया है वो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में है। जैसे कि यहाँ पे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब ये सब इस रीजन में आते हैं। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो यहाँ पे शुगर केन कल्टिवेशंस होती है वो दो तरीके के रीजन में होती है, दो तरीके के क्लाइमेटिक रीजन में होती है। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि जो शिफ्ट हो रहा है यानी कि शुगर इंडस्ट्री की जो ट्रेंड आज के डेट में शिफ्ट हो रही है पेनिनसुलर इंडिया में। पहले हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता था लेकिन अब साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया बोले या साउथ इंडिया बोले दोनों एक ही चीज़ है। जो हमारी यहाँ पे नॉर्थ वाली जो इंडिया है जिसमें आपको कौन कौन सी स्टेट देखने को मिलेगी, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे कर्नाटक है, गोवा हो गई, महाराष्ट्र हो गई, यहाँ आपकी तमिलनाडु हो गई, आंध्र प्रदेश आ गई, उड़ीसा आ गई। तो ये सारी जो स्टेट है आपकी ये सब कहाँ हो गई, तेलंगाना आ गई। तो ये हमारे साउथ इंडिया में आती है। तो इसी को हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि तीनों साइड जो है ना वो हमारे पानी से घिरी हुई है। तो अगर हम लोग यूपी के अलावा अगर देखें तो रिसेंट ईयर में आप लोग देखोगे कि पेनिनसुलर स्टेट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जो है इसमें बहुत अच्छा खासा शुगर का प्रोडक्शंस हो रहा है और जिससे कि हमारी जो शुगर मिल इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है पेनिनसुलर इंडिया में। तो रीज़न क्या है इस तरीके का शिफ्ट होने का? रीज़न इसलिए है क्योंकि बेटर कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। कल्टिवेशन जो पेनिनसुलर पार्ट में होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। लॉन्गर यहाँ पे क्रशिंग पीरियड है, एडिक्वेट रेनफॉल है क्योंकि हमारी जो मानसून होती है वो हमारे सदर्न रीजन में ही आती है सबसे पहले। तो वहाँ पे मानसून भी बहुत अच्छी तरीके से अच्छे क्वांटिटी में रहती है तो रेनफॉल भी अच्छा होता है वहाँ पे। हायर रिकवरी रेट है वहाँ पे और सुक्रोज कंटेंट भी आप देखोगे नदर इंडिया से तो वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ईजियर ट्रांसपोर्टेशन है और यहाँ पे आपका क्योंकि पोर्ट एरिया बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी होती है। हमारी जो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पे तीनों तरीके से आपको यहाँ पे पानी देखने को मिलेगा। ये अरेबियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया। तो यहाँ पे पोर्ट भी बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है कि यहीं से आपका मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शंस होता है और उसके बाद इसी से हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी कर देते हैं दूसरे कंट्री में। तो बहुत ही आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता है। नॉर्थ में अगर हम लोग यहाँ पे शुगर मिल से अगर शुगर केन यहाँ पे आपका जो बनता है सुक्रोज यहाँ पे शुगर बनता है तो वो क्या होता है कि उसको हम लोग यहाँ पे पोर्ट तक लाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें ऐड होता है। इट मीन्स कि ये शुगर की जो यहाँ पे आपकी कॉस्ट होती है वो और ज़्यादा महंगी हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू अगर हम लोग साउथ में देखें यहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहीं के पोर्ट से यहाँ से आपका एक्सपोर्ट कर दिया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा सही माना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इतना नहीं लगता है। अब शुगर केन की जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म है इंडिया में इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो शुगर केन की जो प्राइसेस है वो यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के द्वारा गवर्न किया जाता है जो कि एक ऑर्डर है यानी कि शुगर केन ऑर्डर 1966 के तहत उसके तहत कुछ प्रोविज़न है उसी में यहाँ पे आपका प्राइसिंग को सेट किया जाता है और ये हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 की है इसी के तहत यहाँ पे आपका फिक्स किया जाता है। तो अब मेनली दो तरीके की प्राइसिंग होती है शुगर केन का। एक तो होता है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, कहने का मतलब कि बिल्कुल से फेयर होना चाहिए। जितना यहाँ पे आपका जो शुगर बनाने के प्रोसेस में जितना भी इनपुट लगा है और जितने भी लोगों का यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री में काम करते शुगर मिल में जो काम करते हैं उनको जितना इनपुट लगा है जितना वो मेहनत किए हैं उस तरीके का उनको फेयर और एकदम सही से सही प्राइस उनको मिलना है। ये केन प्राइस है जो कि अनाउंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन के द्वारा ये प्राइस को फिक्स करती है जो कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यहाँ पे फिक्स करती है। जब बाद में ये स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी एसोसिएशन जो यहाँ पे आपको शुगर इंडस्ट्री का है उससे कंसल्ट करके यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है और शुगर इंडस्ट्री को पता होता है कि वो कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाई है, कितना ज़्यादा इनपुट लगाई है, तो उनका कितना खर्च हुआ है, किस तरीके से वो यहाँ पे खर्च को मैनेज करी है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे उसका दाम फिक्स किया जाता है जिससे कि अल्टीमेटली जो है ना जो यहाँ पे शुगर बनाने में जो लोग यहाँ पे भागीदारी है उनको कहीं से नुकसान ना हो। ये चीज़ देखा जाता है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस में। तो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है? CACP इन्वॉल्व है, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और शुगर इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। ये तीनों का बात देखकर यहाँ पे सेंट्रल जो है इस तरीके का प्राइसिंग फिक्स करती है। उसके बाद है स्टेट एडवाइस प्राइस, इसको सैप कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस में, प्रोडक्टिविटी लेवल में यहाँ पे डिफरेंस होता है। साथ ही साथ इससे क्या होता है ना कि फार्मर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर निकल कर आता है।
फार्मर्स हो, ग्रुप हो, कुछ स्टेट हो जो कि इस तरीके का स्टेट स्पेसिफिक शुगर केन प्राइसेस को जो डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्टेट एडवाइस प्राइस कहते हैं। यानी कि ये स्टेट का अपना होता है, कुछ स्टेट है जो कि अपने तरीके से वो शुगर केन प्राइस को वो डिक्लेयर करते हैं, तो इसको मेनली हम लोग इस कैटेगरी में ला के रखते हैं। और ये यूजुअली हमारी जो है वो हायर होती है एसएमपी और एफआरपी से, यानी कि इसकी प्राइस हायर होती है एज़ कंपैरिजन टू एफआरपी से। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब ये जो दो तरीके का शुगर केन प्राइसिंग है, ये शुगर केन को बहुत ज़्यादा बर्बाद करी है, हमारे शुगर इकॉनमी को भी बर्बाद करी है। और इससे क्या, इसके साथ इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक आपको देखने को मिलेगा कि शुगर केन के प्राइस में डिफरेंस हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि दो तरीके की प्राइसिंग जो है हमेशा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है। अब यहाँ पे हाई सैप देखने को मिलता है, यानी कि इस तरीके के मेथड में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होता है बिना किसी लीकेज के, और ये आउटपुट प्राइस जो है ना ये भी अनवेबल हो जाती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें तो वो भी यहाँ पे रिकमेंड कर रही है कि ये जो सिस्टम है, यानी कि स्टेट का अपना खुद का प्राइसिंग लगाने का जो सिस्टम है ना उसको हटा देना चाहिए। इन केस स्टेट अगर अपना अनाउंस करते हैं तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है, प्राइस जो है अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट भी ये बोलते हैं कि इसको हटा देना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे जो फेयर और रेन्यूमरेटिव प्राइस है उसको फिक्स किया जाता है। तो किस किस बेसिस पे फिक्स किया जाता है, यहाँ पे शुगर केन के प्रोडक्शंस में कितना कॉस्ट लगा है, साथ ही साथ इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी कितना है, रिजनेबल मार्जिन कितना है जिसके थ्रू जो है यहाँ पे शुगर केन को ग्रो किया जाता है, और रिस्क और प्रॉफिट लेकर, यानी कि यहाँ पे मार्जिन भी देखा जाता है कि कितना रिस्क है और किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट आने वाला है। तो इसके भी मार्जिन को देखकर यहाँ पे एक फैक्टर है यहाँ पे। साथ ही शुगर को जो रिकवरी किया जाता है शुगर केन प्राइस से, तो उसको भी रखा जाता है जो भी शुगर प्रोड्यूसर्स के द्वारा इसको बेचा जाता है। रियलाइजेशंस देखा जाता है कि जब भी हम लोग बाई प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उससे कितना हम लोग का प्रॉफिट बनता है, उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू का कितना यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है। रिकवरी ऑफ सॉइल जो कि शुगर केन से, रिकवरी ऑफ शुगर ये जो कि शुगर केन से किया जा रहा है, या फिर प्राइस जिसमें कि शुगर को जो है ना शुगर प्रोड्यूसर्स के द्वारा सोल्ड किया जा रहा है, और शुगर का अवेलेबिलिटी कितना है कंज्यूमर को। तो ये सब कुछ जो है फेयर प्राइस में होना चाहिए। इस तरीके के फैक्टर को इन्वॉल्व किया गया है जिसके थ्रू यहाँ पे फेयर और रिन्यूमरेटिव प्राइस को डिसाइड किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में बन सकता है, आप लोग को रेडी होना ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है L2 Pro इंडिया। ये है क्या, सबसे पहले समझते हैं न्यूज़ में क्यों थी। L2 Pro इट मीन्स कि लर्न टू प्रोटेक्ट सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन। वो भी किस में है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में है। अब यहाँ पे DPIIT है, इट मीन्स की डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, जो कि एक तरीके का वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की है। L2 Pro इंडिया है क्या, तो ये आपका वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। साथ ये है क्यों, तो यहाँ पे आपका इनोवेशन के लिए है। इनोवेशन क्या है कि अगर आपके माइंड में कोई भी तरीके का न्यू आइडिया है, कोई भी न्यू चीज़ है जो जिसको आप लोग इनोवेट करना चाहते हो, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, या फिर कोई भी चीज़ आप डेवलप करना चाहते हो, मान लीजिए कोई मेडिसिन ही बनाना चाहते हो, कोविड-19 के लिए आप लोग मेडिसिन बनाना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। और ये आपका क्या हो गया, अगर आपने ये मेडिसिन बना दी, वैक्सीन बना दी, तो ये क्या हो गया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आ गया। इट मीन्स कि आपका राइट है, आप इसमें जो है आपको पूरा तरीके से हक दिया जाएगा। आपको इसमें ये भी हक दिया जाएगा कि आप इस वैक्सीन का या फिर इस मेडिसिन का कितना प्राइस आप लोग सेट करना चाहते हो। तो एक तरीके से आपकी जो यहाँ पे इनोवेशन है उसको सिक्योर करने के लिए इस तरीके का राइट लाया गया है। अब ये L2 Pro है क्या, इसको भी देख लेते हैं। ये जो आपका डेवलप किया गया है, ये सेल्फ फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट CPAM DPIIT बोलते हैं, जो कि यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ इसको यहाँ पे कोलैबोरेट करके लाया गया है। ये जो मॉड्यूल है ये ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ये काफ़ी मदद करेगी IPR को समझने में। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जितनी भी प्रोविजन है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, उनके ओनरशिप को और प्रोटेक्शन को। साथ ही साथ यहाँ पे जो लर्नर्स हैं ना, उनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा इन दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि अगर यहाँ पे ई-लर्निंग जो मॉड्यूल है उसको अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुल, तो उनको यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी दिया जाएगा। तो इनोवेशंस के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि मुझे एक अच्छा चीज़ दिख रहा है, जिसमें कि अगर कोई भी बच्चे या फिर कोई भी लोग की अपनी खुद की इनोवेशंस है, अपनी खुद का यहाँ पे अगर आइडिया है, उसको किस तरीके से वो अपने आगे ला सकते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस ऐप के द्वारा या फिर वेबसाइट के द्वारा आप समझ सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी ये टॉपिक भी खत्म हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक टॉपिक होती है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और रेलवे की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे टॉपिक आया है रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि रेलवे को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट है जो कि अप्रूव करी है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंडियन रेलवे।
तो आप देख लेते हैं क्या क्या रिफॉर्म इसमें रखा गया है। सबसे पहले जो आज के डेट में एग्जिस्ट करी है 8 ग्रुप ए सर्विस जो कि रेलवे की है, उसको यहाँ पे यूनिफाई करना है, यानी कि मर्ज करना है सेंट्रल सर्विस के साथ, जिसको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस कहा जाएगा। यानी कि ग्रुप ए में यहाँ पे 8 ग्रुप है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है सेंट्रल सर्विस भी है, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको मर्ज करने की बात किया जा रहा है। यूनिफाई करके एक यहाँ पे अलग से यहाँ पे सर्विस बनाया जाएगा जिसको कहेंगे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। रीऑर्गेनाइजेशन करना है रेलवे बोर्ड का, और इसके फंक्शनल लाइन को लेते हुए, जो कि यहाँ पे आपका चेयरमैन के द्वारा हेड किया जाता है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा। इसमें 4 मेंबर होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर भी होते हैं। रेलवे बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडियन रेलवे को लेकर। इंडियन रेलवे को लेकर अगर किसी भी तरीके का डिसीजंस लेना है तो वो यहाँ पे रेलवे बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, जो कि पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट भी हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ट्रैफिक है और फाइनेंस है, जो कि वर्टिकली आपका सेपरेट है टॉप टू बॉटम, यानी कि अलग अलग इनका जो है यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है और इनका काम भी अलग अलग यहाँ पे आपका अलग अलग है। एक मेंबर ऑफ बोर्ड का आप देखोगे तो यूजुअली ये किस रैंक के होते हैं, तो सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, जो कि हर एक डिपार्टमेंट को वो हेड करते हैं, तो बहुत ही अपर रैंक के यहाँ पे लोग होते हैं। जो एग्जिस्टिंग सर्विस है इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का, तो इसको भी कंसिक्वेंटली रीनेम किया जा रहा है, यानी कि इसका भी नाम चेंज किया जा रहा है, इसको इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस रखा जा रहा है। जो यूनिफिकेशन है सर्विस का, वो पहले भी यहाँ पे बहुत सारे कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि इसको रिफॉर्म करना है, तो इतनी कमेटी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये सारी कमेटी का आपको ये नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। ओके, बस आप लोग को ध्यान में रखना है कि बातें क्या की गई है। अब यहाँ पर डीएफसी के बारे में देखते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि यहाँ पे आपका जो मालगाड़ी होता है, फ्रेट मीन्स मालगाड़ी जो होती है, उसके लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जिसमें सिर्फ मालगाड़ी ही जाएगी। और सही रहेगा ना कि एक अलग से यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जाएगा तो सिर्फ मालगाड़ी का ही यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा, तो इससे क्या होगा कि फास्टर मूवमेंट हो पाएगी हमारे गुड्स और सर्विसेज का। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्लान किया जा रहा है। रिसेंटली जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो पहली सेक्शंस यहाँ पे ओपन की है WDFC में, रेवाड़ी मदर यहाँ पे सेक्शन, जो कि आपका कमर्शियल ट्रायल रन के लिए है। अब देखते हैं डीएफसी के बारे में। तो डीएफसी है क्या, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये हाई स्पीड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर होगा, जो कि एक्सक्लूसिवली ये फ्रेट मूवमेंट के लिए, यानी कि गुड्स और कम्युनिटी के मूवमेंट के लिए ये बनाई जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2005 में ही प्रपोज की गई थी, जिसमें कि जो भी यहाँ पे डेवलपिंग इंडियन इकॉनमी की जो नीड है उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाए। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि बड़ी दुख की बात है कि 2005 में इसको इस तरीके का इतना अच्छा शानदार प्रोजेक्ट लाया गया, लेकिन अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इंडियन रेलवे जो है वो यहाँ पे 6 फ्रेट कॉरिडोर को देख रही है हमारे कंट्री में। 6 तरीके का इस तरीके का कॉरिडोर बनाया जाएगा। सबसे पहले है कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, तो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगी, लुधियाना है और इसको दांकुनी में। सेकंड है यहाँ पे वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, तो ये कहाँ है, दादरी से ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। उसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ये कोलकाता टू मुंबई है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो ये दिल्ली टू चेन्नई है। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, तो ये है खड़गपुर से विजयवाड़ा। और सदर्न कॉरिडोर की अगर बात करें तो ये चेन्नई टू गोवा है। तो ये 6 न्यू फ्रेट कॉरिडोर है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आइए इस मैप के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि 6 यहाँ पे आपका कौन कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। सबसे पहले आप लोग देखिए, थोड़ी सी ये आपकी ब्लर देखने को मिलेगी, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी ईस्टर्न है, ये जो रेड वाली लाइन है लुधियाना से लेकर ये इस तरीके से आएगा, ये आपका रूट है, ठीक है। ये आप देख सकते हो लुधियाना से लेकर डांकुनी तक, ठीक है, ये ईस्टर्न हो गया। वहीं वेस्टर्न आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दादरी से लेकर जो है, ये आपका दादरी से लेकर इस तरीके से चलेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ओके, ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है, तो यहाँ तक आएगा, ये आपका वेस्टर्न हो गया। उसके बाद नॉर्थ साउथ अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, नॉर्थ साउथ आप देखोगे तो ये दिल्ली से स्टार्ट होगा, ये वाली है। उसके बाद आप लोग नीचे आते जाओ तो विजयवाड़ा से लेकर फिर यहाँ पे चेन्नई तक कनेक्ट होगा, तो ये थर्ड हुई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सदर्न जो यहाँ पे है साउथ में, वो यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से गोवा में आपका देखने को मिलेगा, माडगांव से लेकर यहाँ पे आपका चेन्नई तक है, तो ये वाली आपकी फोर्थ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे ईस्ट वेस्ट अगर आप देखोगे तो ये तो आपका मुंबई से लेकर जो है ये कोलकाता तक है ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये आपकी 4 हो गई, ये 5 हो गई। और जो लास्ट है वो है यहाँ पे ईस्ट कोस्ट, यानी कि यहाँ पे खड़गपुर से आप देख सकते हो ये विजयवाड़ा तक है, ठीक है। तो ये आप लोग लोकेशन भी देख सकते हो, ईस्ट कोस्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 6 है। एक बार आप लोग अच्छे से यहाँ पे आप लोग पूरे मैप में देखिए, ठीक है। ये आपकी जो है यहाँ पे ये प्रपोज्ड है, ये ईस्टर्न है इस तरीके से लुधियाना से लेकर दांकुनी। उसके बाद वेस्टर्न आप देखोगे यहाँ पे आपकी दादरी से लेकर जो है यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। उसके बाद आपकी जो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट है तो वो मुंबई से लेकर ये आपका कोलकाता। उसके बाद नॉर्थ साउथ देखें तो दिल्ली से लेकर ये चेन्नई,
फिर सदर्न अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मडगांव से लेकर जो है आपका यहाँ पे चेन्नई में है, और उसके बाद ये आपका ईस्ट कोस्ट है, खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 ये 6 है। ओके, तो मैं इस मैप को जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूँगी, आप लोग अच्छे से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। तो ये 6 आपको मैं मैप में दिखा दी। अब देखती हूँ कि इसके बारे में, यानी कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसके बारे में देखते हैं। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत इसको बनाया जा रहा है, जिसमें कि प्लानिंग और डेवलपमेंट है, मोबिलाइजेशन करनी है, फिनेंशियल रिसोर्सेज का कंस्ट्रक्शन करनी है, मेंटेन करनी है या फिर ऑपरेशन करनी है। तो ये सारा काम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है। इसको जो सेटअप किया गया है ये 100% इक्विटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पे देगी, और इसको रजिस्टर किया जाएगा हमारे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एज ए कंपनी। अब कुछ और रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर फॉर फ्रेट ट्रेन, तो ये है काम, ये इसको प्रयागराज में बिल्ड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो भी यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कोर के द्वारा। ये जो है हमारी नर्व सेंटर होगी, 1800 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, इसलिए ये आपका जो है ध्यान रखना है, यानी कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड हमारी फ्रेट कॉरिडोर है ये, तो ये सबसे बड़ी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो हमारी ईस्टर्न है, यानी कि ये लुधियाना से लेकर डानकुनी तक, तो ये सबसे बड़ी है और ये वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी है। तो सेकंड बिगेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान भी रखना है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? प्रयागराज में, तो इनके द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक जो कि है प्राइवेट सेक्टर इन रेलवे। अब रेलवे में कहा जा रहा है कि हम लोग को रेलवे को ना प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए या फिर उनका कुछ पार्टिसिपेशन भी इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि हमारे रेलवे सेक्टर्स की जो मैनेजमेंट है और जो कंडीशंस है वो और ज़्यादा फुलफिल हो सके। तो अब देखते हैं यहाँ क्या बात किया जा रहा है। इंडियन रेलवे जो है वो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कम जो मेंटेनेंस एग्रीमेंट है उसके अंदर जा चुकी है, वो भी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एक जॉइंट वेंचर है जो कि इंडियन रेलवे का और यहाँ पे MYS एल्स्टॉम के द्वारा है जो कि फ्रांस की है। अब और देखते हैं, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जिसमें कि 3.5 बिलियन यूरो है जो कि साइन किया गया है मैन्युफैक्चर करने के लिए 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, वो भी फ्रेट सर्विस के लिए यानी कि माल गाड़ी के लिए, और इसकी एसोसिएटेड मेंटेनेंस को भी। लोकोमोटिव कहने का मतलब है कि बिना इंजन वाला। अभी जो आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हो आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी सी इंजन है एक बॉगी की, वो आगे है या फिर पीछे भी रहती है, दोनों भी रहती है, आगे तो रहती है पीछे भी रहती है, तो ये इंजन वाला आपको देखने को मिलेगा। अभी जो आप लोग ट्रेन 18 देखते हो जिसको वंदे मातरम के भी नाम से वंदे भारत के भी वंदे भारत जो है उनमें आप लोग देखो कि एक लोकोमोटिव है, यानी कि उसमें अलग से इंजन नहीं है, इस तरीके का आगे से जो है मीन्स, अरे यार ये तो जानवर का मुँह लग रहा है मतलब आप लोग देखोगे कि उस ट्रेन का जो है ना आगे से इस तरीके का बनाया गया है, कुछ इस तरीके से उनका फीचर्स है। ओके, तो यहाँ पे लोकोमोटिव कहा जाता है, यानी कि इंजन का अलग से बॉगी नहीं होती है, तो इसके साथ बनाई जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनकी जो मेंटेनेंस है, साथ ही साथ ये ट्रेन को बनाना और ट्रेन का जो मेंटेनेंस है वो इसी के हाथ में, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उनके हाथ में दिया जा रहा है। पास्ट अटेम्प्ट भी लिया जा रहा है जिसके थ्रू हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इंडियन रेलवे में अट्रैक्ट कर सके। तो पहले और क्या क्या कोशिश की गई है? सबसे पहले है वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम है या फिर ओन योर वैगन स्कीम है जो कि 1992 की है। इसमें ट्रैप करने की कोशिश की गई प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का, जिसमें कि वैगन सप्लाई हो सके इंडियन रेलवे में। प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी यहाँ पे वैगन को प्रोक्योर कर सकती है अप्रूव्ड बिल्डर्स के थ्रू, और वो उसको ओन भी कर सकती है और लीज में भी दे सकती है इंडियन रेलवे को। तो ये तो एक काम किया गया। दूसरा काम किया गया कंटेनर पॉलिसी लिबरलाइजेशन स्कीम है जो कि 2006 की आई थी। इसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया था कि वो कंटेनर ट्रेन जो है ना उसको वो रन करा सकते हैं इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म नेटवर्क पे। थर्ड जो है वो यहाँ पे है स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम है, ये भी आपका 2010 में लाया गया, जिसमें कि एक अपॉर्चुनिटी दिया गया लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को कि वो यहाँ पे स्पेशलाइज जो वैगन है उसमें वो इन्वेस्ट कर सके। अब यहाँ पे करंट स्टेटस देखते हैं कि FDR का, तो करंट स्टेटस देखते हैं FDI का, वो भी इंडियन रेलवे में। तो 100% FDI जो है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से, वो भी मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ रेलवे में। जैसे हाई स्पीड ट्रेन लानी है या फिर रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशंस करनी है, पैसेंजर टर्मिनल है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सारी चीज़ों में 100% यहाँ पे आपका FDI अलाउड किया गया है। और FDI अब दो तरीके से होता है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट, यानी कि यहाँ पे जो भी आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस भी क्षेत्र में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड होता है यहाँ पे गवर्नमेंट रूट।
तो यहाँ पे अप्रूवल रूट भी इसको कहते हैं, यानी कि अप्रूव लेने की ज़रूरत है, जब अप्रूवल मिल जाती है तभी वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। एफडीआई की बात करें तो ये भी अलाउड किया गया है ट्रेन ऑपरेशन में, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न को लेकर जो है सॉरी ये अलाउड नहीं किया गया है ट्रेन ऑपरेशन में, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न को लेकर बातें की जा रही है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन ऑपरेट जो है वो हमारे इंडियन रेलवे ही करेंगे, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है इसको नहीं किया जाएगा। साथ ही कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है अमिताभ कांत पैनल। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे एक अमिताभ कांत पैनल बनाई थी, जो कि यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट ऑपरेटर्स की जो एंट्री हो रही है वो भी 150 ट्रेन्स के लिए, साथ ही जो 50 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट करना है एज़ पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने अच्छे से यहाँ पे रेलवे स्टेशन होती है उसी तरीके का रेलवे स्टेशन हमारी कंट्री में भी बनानी है। तो इसको देखने के लिए यानी कि 150 तो ट्रेन बनाने के लिए और 50 रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, इसकी डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का पैनल बनाया गया था जो कि इसको देखेगी, और ये काम किया जा रहा था प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा। तो इसको तो अच्छे से देखना तो बनता ही है। कुछ और मेंबर है पैनल के, जो कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन है, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी है और रेलवे फाइनेंशियल कमिश्नर है। यही अगर बात कर लेते हैं तेजस एक्सप्रेस के लिए, तो ये जो है हमारी इंडिया की फर्स्ट 2 प्राइवेट ट्रेन है जो कि 2 रूट में इसको चलाई गई है। एक तो है लखनऊ दिल्ली और लखनऊ कॉरिडोर में, सेकंड है अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर में। तो ये दोनों याद रखना है, गुजरात से अहमदाबाद महाराष्ट्र, और साथ ही ये आपका जो है यूपी दिल्ली में आपका ये कॉरिडोर में चलाया गया है। इंडियन रेलवे कमर्शियल टूरिज्म की बात करें, साथ ही साथ यहाँ पे कैटरिंग जो आम है IRCTC, वो उनको भी यहाँ पे कुछ टास्क दिया गया है कि दोनों प्रीमियम ट्रेन को ऑपरेट करना है, वो भी एज ए प्राइवेट एंटिटी के जैसा। तो तेजस एक्सप्रेस के बारे में भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारी ट्रेन है। अब आते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ये हमारे जो यहाँ पे सेटअप किया गया है ये यूनिवर्सिटी जैसा है और इसको ऑपरेशनल किया गया है 2018 से। NRTI की बात करें तो इसका एम बस यही है, इंटरडिसिप्लिनरी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको डेवलप करना है, जिससे कि हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स है उसमें एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रेलवे ऑपरेटिंग रेशियो। अगर हम लोग कैग रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जो रेलवे ऑपरेटिंग रेशियो है वो 98% तक थी 2017-18 में, और ये वर्स्ट बताई जा रही है 10 इयर्स में। तो एक मेजर ऑफ एक्सपेंडिचर अगर हम लोग रेवेन्यू के में देखें कि कितना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को रेलवे से कितना रेवेन्यू बनता है और वो कितना खर्च करते हैं, तो जो रेशियो यहाँ पे दिखा रही है कि रेलवे को ऑपरेट करने का, वो यहाँ पे कितना हेल्दी है फिनेंस को लेकर। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है ना कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रही है, रेवेन्यू कम आ रही है, तो इसीलिए इसको वर्स्ट कहा गया है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो देखें तो 98% है, इसका मतलब है कि रेलवे जो है वो यहाँ पे 98% यहाँ पे आपका स्पेंड कर रही है और भी 100 रुपीज़ को अर्न करने के लिए। तो इसमें कितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट है आप भी देख सकते हो। 99 आप ही समझ लो कि 99 रुपीज़ खर्च कर रही है और अर्न कितना कर रही है, तो 100 रुपीज़ कर रही है। फ़ायदा कितना हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है, तो ज़्यादा तो फ़ायदा हो नहीं रहा है रेलवे को। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए तो क्लीनलीनेस असेसमेंट ऑफ नॉन सुबर्बन और सुबर्बन, तो ये है क्या, रेलवे मिनिस्टर जो है रिलीज़ करी है एक स्टेशन जो कि क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट है, यानी कि कितना ज़्यादा साफ़ है रेलवे स्टेशन, उसके ऊपर रेलवे मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रेलवे जो है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट कंडक्ट करती है और क्लीनलीनेस रैंकिंग देती है 407 मेजर स्टेशन जो है, और ये किया जा रहा है 2016 से और हर एक साल की जाती है। टॉप 3 अगर हम लोग साफ़ सफाई में रेलवे स्टेशन देखें तो ये वेस्टर्न स्टेट की राजस्थान है, जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुर है। साथ ही अगर हम लोग टॉप 3 रेलवे जोन की देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, इसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है और फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। तो इस तरीके से तीनों को रैंकिंग दी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन रेलवे स्टार्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर इन पंजाब अंडर ओपन एक्सेस। तो ओपन एक्सेस में यहाँ पे अलाउ किया गया है कि यूज़र्स ऑफ पावर को कि वो टिपिकली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 1 मेगावाट की लोड को और इससे ज़्यादा भी, जिससे कि वो चीपर यानी कि सस्ते दाम पे पावर जो है ना वो ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं। ये आइडिया है जिससे कि कस्टमर्स को यहाँ पे एक जरिया मिल गया है, जिससे कि वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पावर जो कंपनीज़ हैं उन पे वो चूज़ कर सकते हैं कि किन से वो इलेक्ट्रिसिटी को ख़रीदना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पे एक एडिशन है पंजाब की उस पोर्टफोलियो में, इंडियन रेलवे जो है ना अब वो यहाँ पे 1400 मेगावाट की जो पावर है वो यहाँ पे ओपन एक्सेस से ले रही है और वो भी 11 स्टेट्स में।
फिर है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 500 पैसेंजर ट्रेन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे टू गेट ईसरो अनेबल जीपीएस, यानी कि जीपीएस में भी यहाँ पे अनेबल किया गया है रेलवे को। तो न्यूली डेवलप्ड एक रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि जिस समय में आपकी ट्रेन चल रही है उसी समय में आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से हम लोग ट्रेन की स्पीड को और मूवमेंट को जो है वो हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे। ये जो आपका डेवलप किया गया है ये सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया गया है। और ये जो हमारी यहाँ पे RTIS डिवाइस है ये गगन को यूज़ करेगी, जिसके थ्रू जो है हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा। तो गगन हम लोग पढ़े थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसरो है जो कि कोलैबोरेट की है, और गगन को यहाँ पे डेवलप किया गया है एक रीजनल सैटेलाइट। और ये आपका क्या है कि रीजनल सैटेलाइट बेस्ड और ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है हम लोग अपने जीपीएस को यूज़ कर पाएंगे। जो गगन का गोल यही है कि एक अच्छा खासा नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू हम लोग एयरक्राफ्ट को असिस्ट कर पाएंगे और वो भी एक्यूरेट लैंडिंग बता पाएंगे कि उनको कब लैंड करना है, वो भी इंडियन एयर स्पेस में। और ये एडजॉइनिंग एरिया भी होगा और साथ ही साथ ये हमारे सेफ्टी टू लाइफ सिविल ऑपरेशंस भी होगी। तो ये गगन का एक ही काम है कि यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ये एक इंटर ऑपरेबल है और यहाँ पे इंटरनेशनल SBAS सिस्टम भी है। फिर है इंडियन रेलवे रैशनलाइज पैसेंजर फेयर्स, यानी कि यहाँ पे पैसेंजर की जो फेयर है वो उसको रैशनलाइज किया गया है। रीज़न क्या है फेयर को इंक्रीज़ करने का? आप लोग देख रहे हो कि इंडियन रेलवे का जो दाम है वो बढ़ गया होगा, चाहे आप पैसेंजर बॉगी में जाओ या फिर आप लोग लोकल बॉगी में जाओ, स्लीपर में जाओ या फिर AC3 AC2 टियर जिसमें भी जाओ। तो इसमें क्या होगा ना कि जो मॉडर्नाइजेशन है इंडियन रेलवे का वो और ज़्यादा बूस्ट हो पाएगी। हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर पाएंगे पैसेंजर की अम्यूनिटीज़ को और फैसिलिटीज़ भी दे पाएंगे रेलवे स्टेशन और ट्रेन में। साथ ही यहाँ पे जो बर्डन है 7th पे कमीशंस का इंडियन रेलवे में, तो वो भी कहीं ना कहीं ओवरकम हो पाएगा। जो लास्ट फेयर रिविजन्स हुआ था इंडियन रेलवे का वो 2014-15 में किया गया था, तो इस बार इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है फ्यूल एडजस्टमेंट कॉम्पोनेंट लिंक्ड टैरिफ रिविजन्स के साथ, जिसको यहाँ पे बजट आपका रेलवे बजट 2013-14 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले यहाँ पे रेलवे बजट होती थी, लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया है। रेलवे बजट जो है हमारी यूनियन बजट में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में और यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी यहाँ पे रेलवे फाइनेंस में मैनेजमेंट करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अलग से यहाँ पे आप जो देखते हो रेलवे वगैरह की जो यहाँ पे आपकी फॉर्म निकलती है, तो उससे पहले जो है अगर आप लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, ये भी प्रपोजल है केरल गवर्नमेंट की, जिसका एम है कि यहाँ पे मेजर डिस्ट्रिक्ट को और जो टाउन है उसको कनेक्ट करना है, वो भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन से, जो कि यहाँ पे अपने खुद के ट्रैक में वो रन कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जो कि रिसेंटली ग्रांट करी है इन प्रिंसिपल अप्रूवल इस प्रोजेक्ट को। तो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे तो आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है इससे आप लोग नहीं पकड़ सकते हो। तो ये ध्यान रखना होगा कि इंडियन रेलवे के लिए है और साथ ही साथ ये केरल गवर्नमेंट के लिए। और काम क्या करना चाहती है कि जितने भी मेजर डिस्ट्रिक्ट और टाउन्स है उनको यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन के साथ वो अपने ही ट्रैक में चलाने के लिए वो यहाँ पे जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इतनी बातें तो हर एक प्रोजेक्ट में हर एक टॉपिक के बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे शिपिंग, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स है जो कि हम लोग कवर करेंगे। तो एक लेसन और आएगी जिसमें मैं रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।